रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खबरों पर। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों और मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं सोमवार तक की रिपोर्ट की बात की जाए तो उत्तराखंड में 376 नए मामले सामने आए हैं और 7 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। इसी के साथ कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 71,632 पहुंच गया है, जबकि इसमें 65,530 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को 11,058 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 133 संक्रमित मरीज मिले, जबकि हरिद्वार में 49, नैनीताल में 47, पौड़ी में 26, चमोली में 24, पिथौरागढ़ में 23, चंपावत में 18, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और टिहरी जिले में 12, अल्मोड़ा में 11, रुद्रप्रयाग में 5 और बागेश्वर जिले में 4 संक्रमित मिले हैं। इस बीच प्रदेश में 7 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,162 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 428 मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। इनको मिलाकर अब तक 65,530 मरीज रिकवर कर चुके हैं, जबकि 4,298 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। तो एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ने लगे हैं। राज्य में अब तक 1,155 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोरोना केस का आंकड़ा 71,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में अब तक कोरोना के 65,102 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब भी 4,368 एक्टिव केसेस हैं। रविवार को 8,616 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो राहत की बात है। देहरादून में 24 घंटे में हालांकि 181 कोरोना संक्रमित मिले हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि चुनौतियां सरकार की बढ़ रही हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि टेस्टिंग रेट को बढ़ाया जाए और रिकवरी रेट भी और बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड की बात की जाए तो आपको बता दें कि राज्य में नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोमवार तक 11,058 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई है। देहरादून की बात की जाए 24 घंटे में 133 कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। चीन सरहद से सटे जोशीमठ राजकीय इंटर कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। यहां पर एक अध्यापक और एक छात्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पिछले दिनों स्कूल की तरफ से ही सभी छात्रों और अध्यापकों का कोरोना टेस्ट कराया गया है, जिसके बाद अब इन सैंपल्स की रिपोर्ट आई है। वहीं पहली जांच रिपोर्ट में अभी तक एक छात्र और एक टीचर की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। दोनों को स्कूल की तरफ से घर पर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजकिशोर ने बताया कि विद्यालय में मास्क और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है और कोरोना वायरस दूसरे छात्रों पर ना फैले, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो जोशीमठ में स्कूल्स में कुछ लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हालांकि बाकी सभी के टेस्ट नेगेटिव आए हैं, लेकिन एक छात्र और एक टीचर के पॉजिटिव आने से स्कूल में हड़कंप मच गया और यह भी कोशिश की जा रही है कि बाकी छात्रों और टीचर्स को पूरी तरह से स्वस्थ रखा जाए, उन तक ये संक्रमण ना फैले। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तमाम तरह के जो नियम, कायदे, कानून है उनको फॉलो किया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। हालांकि एक टीचर और एक स्टूडेंट फिलहाल के लिए जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। स्कूल तक कोरोना वायरस पहुंच गया है, जहां काफी वक्त के बाद, लॉकडाउन के बाद स्कूलों के ताले खुले और बच्चों ने एक बार फिर से स्कूल में वापसी की, टीचर्स एक बार फिर से स्कूल आए। वहीं दूसरी ओर अब ये कोरोना स्कूल की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक टीचर और एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि दोनों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। हालांकि ये ध्यान रखा जा रहा है कि बाकी बच्चे और टीचर्स सुरक्षित रहें, उन तक ये संक्रमण ना फैले। एक छात्र और एक टीचर फिलहाल पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। बच्चों की और अध्यापक एक जो है, दोनों की एक अध्यापक एक छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव रैपिड में बताई उन्होंने, और फाइनल टेस्ट इनकी जो है नेशनल लेबोरेटरी से आने की बाकी है, जैसे कि उनके द्वारा बताया गया। तो पर फिर भी जैसे ही उन्होंने रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव बताया तो तुरंत मैंने उनको प्रिकॉशन के तौर पर उन्हें घर भेज दिया है। मैंने कहा आप जो है 14 दिन अपने जो नियमानुसार आप घर पे रहें, बच्चे को भी और अध्यापक को भी। बाकी हम लोग प्रतिदिन सैनिटाइज विद्यालय करवा रहे हैं, कक्षाएं सैनिटाइज करा रहे हैं, मास्क का उपयोग बच्चों के लिए लगातार करवा रहे हैं। और जैसे भी किसी बच्चे पे जुकाम, बुखार इस तरह के कोई लक्षण हैं तो मैं तुरंत कह रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल जाइए और टेस्ट कराइए।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कर्मकार कल्याण बोर्ड में गड़बड़ी मामले की न्यायिक जांच की मांग उठाई। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास पर पहुंचे। हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सरकार को घोटालेबाज सरकार बताया। साथ ही आरोप लगाया कि इस सरकार में 400 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें राज्य सरकार की आंतरिक जांच की बात सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने खरीद फरोख्त में भी अनियमितता की बात की। उन्होंने कहा कि ये गरीबों का पैसा है, श्रमिकों के मन में आशंका है कि उनके पैसे का दुरुपयोग हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीधे सीधे घोटालेबाज बताया। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को घेरा है और त्रिवेंद्र सरकार को घोटालेबाज सरकार बताया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई अनियमितताओं की बात की और कई घोटालों की बात भी की। ये भी कहा कि पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। प्रदेश सरकार पर हरीश रावत का यह हमला। इस जुबानी हमले के जरिए हरीश रावत ने सीएम रावत को यह कहा कि वो घोटालेबाज हैं। कर्मकार कल्याण बोर्ड गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है हरीश रावत ने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत और साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश सरकार को घोटालेबाज कहा। दिल्ली में हमने जो सुधार किए उसके आधार पर बनाई है। हमने जिस उत्तराखंड में केवल एक चैनल था बिजली का, हमने 3 चैनल महुआ खेड़ागंज, पोहाना और माजरा खड़े किए और 400 मेगावाट के कई स्टेशन बनाए। 200 मेगावाट, 210 मेगावाट, 110 मेगावाट, 33 केवी के हमने बहुत सारे सब स्टेशन बनाए ताकि विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। और लाइन लॉसेस को हमने कम किया और जो ख़राब तार थे उनको बदलने का व्यापक अभियान चलाया और उसके बलबूते पर मैंने 1.5% लाइन लॉसेस कम किए थे। क्योंकि जब मेरी निजी राय है तो मैं फिर कहूँगा मैंने कम किए थे, नहीं तो सरकार ने कम किए। और मेरा अपना मानना है कि हम लाइन लॉसेस को 3% तक और घटा सकते हैं। तो ये 3% घटाने का अर्थ है कि हम 100 यूनिट तक बिजली फ्री दे सकते हैं। तांत्रिक राजनीतिक दलों में बातें उड़ती हैं और फिर पार्टी के लेवल पर ही उसका समाधान हो जाता है और सब साथ चलते हैं। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं। किसी वस्तु पर, किसी बात पर, किसी विशेष पर राय अलग अलग हो सकती है, उसका मतलब मतभेद नहीं है। वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पार्टियों के अंदर उसको बंद नहीं किया जा सकता है। हाँ, वो चीज़ें हमारे काम करने में बाधक नहीं होनी चाहिए। जो हमारा मकसद है चुनाव जीतना, उसमें बाधक नहीं होना चाहिए। उस समय सबको एकजुट होकर के काम करना चाहिए और हम भी वही करेंगे। कर्मकारों के मामले में जो घोटाला हुआ है कर्मकार बोर्ड के, उसमें सबसे ज़्यादा दुखी तो दुर्गापाल जी को होना चाहिए था। इनके मंत्रित्व काल में श्रम विभाग में हमने इस राज्य में एक पंजीकरण था जी, एक से हमने 2 लाख के करीब पंजीकरण पहुंचाए। जहाँ जहाँ श्रमिक थे सबको पंजीकृत किया और रुपया इकट्ठा नहीं हो रहा था, उसको इकट्ठा करके 250-300 करोड़ रुपया तक पहुंचा और रास्ता बनाया और सब 12-13 कैंप लगा करके। नहीं, पूरे उत्तराखंड में कैंप लगाया था। हाँ, 12-13 की तो मुझे याद है, 12 और उससे भी ज़्यादा कैंप लगे होंगे। दुर्गापाल जी खुद भी गए थे कई जगहों कैंपों में। हरिद्वार के मशहूर घाट हर की पौड़ी में बहने वाली गंगा को उसकी खोई हुई पहचान वापस मिल गई। हरिद्वार में गंगा को एक बार फिर से नदी की पहचान वापस मिलने के बाद तीर्थ पुरोहितों का
63 दिनों से चल रहा धरना खत्म हो गया। दरअसल 2016 में हरीश रावत की सरकार ने पौड़ी में गंगा को स्क्रैप चैनल का नाम दे दिया था। इससे यहां बहने वाली गंगा की जलधारा को नदी न मानकर नहर का दर्जा दिया गया था, जिसका चारों तरफ विरोध हुआ था। वहीं गंगा को वापस अपनी पहचान मिलने के बाद हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र पर पुरोहित समाज के लोगों ने 63वें दिन भी धरना खत्म कर दिया। पूरा तीर्थ पुरोहित समाज और मां गंगा के प्रति आस्था रखने वाले विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का जो सम्मान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्क्रैप चैनल का जो शासनादेश हरीश रावत की सरकार के द्वारा किया गया था और करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी मां गंगा के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के आस्थाओं पर चोट करने का जो काम किया गया था, उनको जो घाव दिया गया था हरीश रावत के द्वारा, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी ने उसको निरस्त कर हिंदू जनभावनाओं का, इन तीर्थ पुरोहित समाज का, पंडा समाज का जो मान रखा है और माँ गंगा जी जो अविरल और बह रही हैं, लेकिन उसका नाम चेंज कर जो हमारी आस्था पर चोट करने का काम किया था, उसको घाव को भरने का हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने किया है। इस तरीके से पिछले 4 सालों से गंगा को एक कैनाल के रूप में सरकार ने दिखा रखा था, उसको आज कल अपनी गलती सुधारते हुए पुनः गंगा मोक्षदायिनी गंगा के रूप में पुनः स्थापित किया गया है। तो इसकी मांग पे आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से कर रही थी। उसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन और घेराव किए गए सरकार के, यहाँ तक कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उसको और उनको और मेयर को दोनों को नोटिस इशू कर दी गई कि आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। लेकिन जन भावनाओं के दबाव में और संत समाज के दबाव में और आम आदमी पार्टी के दबाव में कल सरकार ने इस गंगा को पुनः स्थापित करा है और मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है। आंदोलन 63 दिन चला मतलब, और ये महामना के पद चिन्हों पर आंदोलन चला और इसका श्रेय माँ गंगा जी को, तीर्थ पुरोहित समाज को, जिन लोगों ने, संस्थाओं ने 63 दिन हमें अच्छी तरह सहयोग किया और जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, ये सारा श्रेय माँ गंगा के सम्मान के लिए उन सभी लोगों का है। कल ऐतिहासिक दिन हरिद्वार के लिए, माँ गंगा के लिए, हम सब तीर्थ पुरोहितों के लिए बना कि सरकार ने ये शासनादेश निरस्त करा, वापस ले लिया। उत्तराखंड में होने वाले कुंभ को लेकर रेलवे अधिकारी लगातार हरिद्वार और ऋषिकेश का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने 50 करोड़ का बजट निर्धारित होने के बाद हरिद्वार रेलवे स्टेशन की सूरत बदल दी। वहीं दूसरी तरफ रेलवे के काम करने वालों के विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगा है, जिसके चलते नरमू इलाके के शाखा सचिव अध्यक्ष अजय तोमर और सहायक शाखा सचिव दुर्गेश खन्ना ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन में कर्मचारियों और उनके परिवार वालों की समस्या को दूर करने की मांग की, साथ ही कॉलोनी के प्लेटफॉर्म तक फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात कही। लगातार ज्ञापन के जरिए अधिकारियों को कर्मचारियों की परेशानी के बारे में अवगत कराया जा रहा है, लेकिन फिलहाल समस्या जस की तस नजर आ रही है। तो फुट ओवर ब्रिज की मांग की जा रही है और कर्मचारियों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है। अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन के जरिए पहले भी ये मांग की गई है कि फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए, जिससे कि कर्मचारियों को सहूलियत मिले। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया और उनका वेलकम भी किया। सबसे ज़्यादा समस्या थी हमारे रेलवे कर्मचारी जो आवासों में रह रहे हैं, जिनका हम किराया भी देते हैं, उन आवासों की मरम्मत का अब की बार वर्क जोन होता है, वर्क जोन नहीं किया गया, जबकि स्टेशन पर 50 करोड़ से ज़्यादा का कार्य चल रहा है, लेकिन हमारे कर्मचारी के लिए 1 करोड़ का वर्क जोन नहीं किया गया। ये बहुत ही निंदनीय काम है। दूसरा, हमारे ट्रैकमैन साथी यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर अपनी नौकरी करने जाते हैं, जिसका हमें टीए मिलता है। अगर लगातार 15 दिन जाते हैं तो 15 दिन का टीए लेंगे। जब उन्हें 28-29 दिन लगातार भेजा जा रहा है तो उनका टीए 15 दिन का क्यों है?
रोकी गंगनहर कोतवाली पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके चलते कोतवाली के बाहर नेकी की दीवार के नाम से एक अस्थायी रैक बनाई गई है। इसकी मदद से आमजन से अपील की जा रही है और वहीं इलाके के लोगों ने पुलिस की पहल की सराहना की है। दरअसल ठंड का वक्त आने के साथ ही समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का अभाव है। साथ ही बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा कपड़े भी हैं, जिसको लोग गंगनहर कोतवाली पुलिस के बाहर नेकी की इस दीवार पर जरूरतमंदों के लिए रख सकते हैं। वहीं पुलिस ने आमजन से अपील की कि वो इस दीवार पर अपने एक्स्ट्रा कपड़े टांग दें, जिससे जरूरतमंद की मदद हो पाए। वहीं क्षेत्रवासियों ने मित्र पुलिस की इस पहल की सराहना की है। कोतवाली गंगनहर क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल हैं और उन पे पार्किंग की व्यवस्था ना होने की शिकायतें आई हैं, तो आज मेरे द्वारा अपने चेतक कर्मचारी गणों के माध्यम से कुछ डॉक्टर्स को एक ब्लॉक के डॉक्टर्स को गोष्ठी के लिए आमंत्रित किया गया। उनके साथ बैठ के इस विषय पर चर्चा की जाएगी। उसके उपरांत यदि सुधार नहीं आता तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।